Hello everyone, welcome back to my channel. We'll continue our chapter The Central Islamic Land, Class 11th History. Rise of Islam हम पढ़ रहे थे. इस्लाम का राइज हमने देखा, प्रॉफिट मोहम्मद का टाइम पीरियड देखा, कैसे इस्लाम स्प्रेड हुआ. आफ्टर दैट कैलिफेट्स टाइम पीरियड देखा, 4 कैलिफ्स का टाइम देखा. उनके टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो देखी थी. नाउ कैलिफेट्स के बाद उमैया डायनेस्टी हमने देखी. अब उमैया डायनेस्टी के बाद एक नया रिवॉल्यूशन आएगा, एक नई डायनेस्टी आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो लेट्स एक्सप्लोर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें. प्रीवियस पार्ट्स आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. दिस इज पार्ट 3. लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक, द अब्बासिद रिवॉल्यूशन. नाउ अभी तक हमने इस्लाम की हिस्ट्री में देखा कि उमैया डायनेस्टी रूल कर रही थी. अबू मुस्लिम का टाइम हम देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था. उन्होंने इस्लामिक बिल्डिंग्स काफ़ी सारी बनवाई थी. कॉइन एज का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी. इस्लाम काफ़ी हद तक फैल चुका था. ठीक है, ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया काफ़ी हद तक इस्लाम स्प्रेड हो रहा था. नाउ अब हम देखेंगे कि उमैया डायनेस्टी का फॉल कैसे हुआ एंड अब्बासिद रिवॉल्यूशन कैसे आया. नाउ अब्बासिद कौन है? देखो हुआ क्या था, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जिसको दावा कहा जाता है, उस मूवमेंट से उमैया डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया गया दूसरी फैमिली ऑफ मक्का ओरिजिन, दैट इज अब्बासिद. और इसका टाइम पीरियड था 750 AD. अब्बासिद उमैया जो टाइम पीरियड था या जो उनका रिजीम था उसको ऐसे पोर्ट्रेट करते थे, उसको ऐसे दिखाते थे जैसे कि ये बहुत ज्यादा इविल है एंड इनके जो प्रोमिसेस थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए. लेकिन अगर हम पावर में आएंगे तो हम इनके प्रोमिसेस को रिस्टोर करेंगे, मतलब उनको पूरा करेंगे और ओरिजिनल इस्लाम जो प्रॉफिट का था उसको फैलाएंगे. ठीक है, उसको बेसिकली रिस्टोर करेंगे. मतलब उमैया ने अपने हिसाब से इस्लाम को चलाया है और वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली नहीं चले, ऐसा ही अब्बासिद कह रहे थे. और इस तरीके से इनका ये कुछ चेहरा दिखा के लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने इन्होंने अपराइजिंग किया. और जो सबसे पहले इन्होंने अपराइजिंग किया था, या सबसे पहले जो अब्बासिद सामने आए थे लोगों के, वो था रीजन खुरासान का, प्रेजेंट डे ईस्टर्न ईरान. सो जो खुरासान का एरिया है वहां से अब्बासिद बेसिकली राइज हुए थे, वहां से ये उनकी आवाज उठी थी, वहां से इन्होंने अपना ये मैसेज फैलाया और इन्होंने अपना कैपिटल स्टैब्लिश कर लिया बगदाद में. एंड बगदाद है इराक में प्रेजेंट डे. इवन इराक की कैपिटल भी बगदादी है. तो अब्बासिद ने अपनी कैपिटल बगदाद को स्टैब्लिश किया. ठीक है, और जबकि उमैया डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो दमिश्क थी. सो आप देख रहे हैं कि इन्होंने खुरासान से अपना अपराइजिंग स्टार्ट किया और इनका जो कैपिटल था वो बना बगदाद. तो इट मीन्स ईरान एंड इराक, तो ये जो प्रेजेंट पूरा लैंड मास है अरब या वी कैन से मिडिल ईस्ट का, तो ये इनके अंडर था. ऑलराइट, नाउ अरब सिविलियन जो थे खुरासान के, वो भी उमैयद रिजीम को काफी ज्यादा डिसलाइक करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने टैक्सेस को लेके जो प्रोमिसेस किए थे या प्रिविलेजेस उनको देने के, वो कभी उन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया. तो यही होता है बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट के गिरने का या अपराइजिंग होने का, कि या तो वो अपने प्रोमिसेस को पूरा ही नहीं करती है तो जनता उसको कैसे एंड कितना टॉलरेट करेगी. तो यही हुआ, अब्बासिद ने ऐसे ही लोगों को सपोर्ट किया और इन्हीं के यू कैन से बलबूते पर, इन्हीं की हेल्प से ये पावर में आए और इन्होंने पावर गेन किया. अब्बासिद कौन है? डिसेंडेंट ऑफ अब्बास, प्रॉफिट अंकल. तो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनके अंकल हैं ये अब्बास, उनके डिसेंडेंट्स हैं ये अब्बासिद. तो इनको काफी सारे ग्रुप्स का सपोर्ट मिला एंड दे लेजिटिमाइज देयर बिड फॉर पावर, और इस तरीके से ये पावर में आए. ठीक है, एंड देयर आर्मी वाज लेड बाय इरानियन स्लेव. तो अब्बासिद की जो आर्मी है कौन लेड कर रहा था? इरानियन स्लेव जिनका नाम है अबू मुस्लिम. और इन्होंने लास्ट उमैयद कैलिफ जिनका नाम मरवान है उनको बैटल एट रिवर जाब उसमें डिफीट कर दिया. तो फाइनली यहाँ से उमैयद डायनेस्टी खत्म हुई. ठीक है, अंडर अब्बासिद रूल इसका जो इन्फ्लुएंस था वो काफी डिक्लाइन हुआ और इरानियन कल्चर की जो इम्पोर्टेंस थी वो ज्यादा इंक्रीज हुई. ठीक है, सो हम कह सकते हैं इरानियन कल्चर इनके टाइम में काफी ग्रो हुआ और अरब का जो इन्फ्लुएंस था वो काफी डिक्लाइन हो गया. एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि हिस्ट्री से ही जो अरब्स हैं और इरानियंस हैं, जिनको पहले जो पर्शिया था उनको अजम कहा जाता था, तो इन दोनों में काफी हद तक यूनिटी भी थी, बट
जब अगर आप देखो कि अरब हैं एंड इरानियंस हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कभी इनके आर्मी में या इनके एडमिनिस्ट्रेटिव में कभी कभी खुद ही सिविल वॉर्स भी हो जाया करते थे, और ये रीजन डिफरेंस होने की वजह ज़्यादा थी। सो ये कोई पॉइंट नहीं है, बट आप बस स्टिल मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया कि अब्बासियत जुड़ में बस आपको इतना याद रखना है कि ईरानियन कल्चर ज़्यादा इंक्रीज हुआ एंड अरब कल्चर थोड़ा सा डिक्लाइन होगा। सो अब्बासियत के बारे में ज़्यादा नहीं है, बस आपको बस थोड़े बहुत पॉइंट्स ही हैं जो याद रखने हैं। अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में उसको बता दूंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट। नाउ अभी तक हम देख रहे हैं कि कैलिफेट का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद डेथ। अब देखते हैं कि कैलिफेट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से बेसिकली डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अब्बासी जो थे वो अब 9th सेंचुरी आते आते काफ़ी वीकर हो गए थे। उनकी दो कॉजेज हैं, दो वजह है, रीज़न। पहला ये कि कंट्रोल ओवर द डिस्टेंट प्रोविंस डिक्लाइन, ठीक है, जो इनका कंट्रोल था काफ़ी सारे प्रोविंस पर, वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, इनके अंडर में नहीं होते थे अब ये रीजन। दूसरा था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब्स एंड प्रो ईरानियन फैक्शन इन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अरब्स एंड ईरानियंस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, जो इनकी आर्मी में थे या ब्यूरोक्रेसी में थे। तो ये जो जब कोई भी एक गवर्नमेंट या कोई भी डायनेस्टी अंदर से ही सिविल वॉर्स की कंडीशन या कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस तरह की टेंशन में होगी तो कभी भी वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सारी वजह थी इनकी डिक्लाइन की अब्बासिद के। नाउ 810 सिविल वॉर हो जाता है बिटवीन सपोर्टर ऑफ अमीन एंड मामून। ये दो कौन हैं? ये हारून अल रशीद जो अब्बासिद कैलिफ हैं, उनके बेटे हैं अमीन एंड मामून। तो इन दोनों में सिविल वॉर हो जाता है, इनके सपोर्टर में सिविल वॉर हो जाता है। टाइम पीरियड है हमारा 810। और इसी सारी सिचुएशन को देखते हुए ये जितना भी टेंशन क्रिएट हो रहा था, जो हमारी मेन अब अब्बासिड डायनेस्टी रूल कर रही थी, अब वो इतनी एज सच स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, उसका कंट्रोल नहीं होता है। तो नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टी जो थी वो अब उभर के आने लगी, वो खुद को स्टैब्लिश करने लगी, जैसे कि ताहिरीज या समानीज खुरासान एंड ट्रांस ऑक्सियाना एरिया में। तो ये कुछ माइनॉरिटी या माइनर डायनेस्टीज हैं जो कि अब एरोज होने लगी। एंड अब्बासिद पावर जो थोड़ी बहुत थी अब वो लिमिटेड हो गई बिल्कुल सेंट्रल इराक तक एंड वेस्टर्न ईरान तक, जो कि 945 आते आते बिल्कुल खत्म हो गया जब बुइज कैप्चर बगदाद। सो हमने देखा जो अब्बासिद पावर थी वो और ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी सेंट्रल इराक या वेस्टर्न ईरान तक, सिर्फ थोड़ा सा ही एरिया अब उनके अंडर था, जो कि वो भी उन्होंने खो दिया, लॉस्ट इन 945, जबकि एक बुइद के एक शियत क्लैन से बिलोंग करते थे, इनका अपराइजिंग हुआ और इन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया और अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की। दूसरी तरफ फातिमीज बिलोंग टू द इस्माइली सबसेक्ट ऑफ शिइज्म, मतलब जो शिइज्म थे, जो फॉलोवर ऑफ अली थे, उसमें भी एक सबसेक्ट है इस्माइली, तो उससे बिलोंग करते थे ये फातिमीज। और ये क्लेम करते थे कि हम प्रॉफिट्स के जो डॉटर हैं फातिमा, उनके डिसेंडेंट हैं और हमें ही ज़्यादा अधिकार है जो इस्लाम को रूल करेगी। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं एक फातिमीज एंड बुइज का बगदाद पे कंट्रोल है एंड फातिमीज का इन्होंने अपना जो सेंटर बनाया था वो इजिप्ट का था और इन्होंने प्रेजेंट डे कैरो जो है उसको अपना कैपिटल बनाया था। और टाइम पीरियड है 969। तो इनका जो किंगडम था या डायनेस्टी थी वो थी फातिमीद कैलिफेट। तो आपने देखा बेसिकली अब्बासी जो थे वो मेन थे, पावर में थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो आगे चलते चलते वीक होते गए और जो एक काफ़ी बड़ी डायनेस्टी थी जो कैलिफेट चल रहा था अब वो माइनर डायनेस्टीज में कन्वर्ट हो गया। इसी के वजह से जो कैलिफेट का जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो यहीं से खत्म होगा ना। इन्हीं सारी सिचुएशन में इसी टाइम पीरियड में अब थर्ड एथनिक ग्रुप देखते हैं, वो है टर्किश सल्तनत। सो नाउ अभी तक हम देख रहे थे अरब्स का, ईरानियंस का जो इन्वॉल्वमेंट था और जो डायनेस्टीज, माइनर डायनेस्टीज पावर में आ रही थी। इसी के साथ एक थर्ड ग्रुप हम देख रहे हैं वो है टर्किश सुल्तान।
सो द टर्क थे वो नोमैडिक ट्राइब्स थे सेंट्रल एशियन ट्रैपीज के। सेंट्रल एशियन स्टेपीज से ये बिलोंग करते थे, वहाँ के रहने वाले थे, और ये नोमैडिक ट्राइब थे। एंड नोमैडिक वही होते हैं जो सेटल नहीं होते, लेकिन ये एक काफी अच्छे स्किल्ड राइडर थे, वॉरियर थे, जो कि अब्बासीद में एंटर हुए थे, समानीज में एंटर हुए थे, और बुइद एडमिनिस्ट्रेटिव या आर्मी या ब्यूरोक्रेसी में भी इनका काफी काम था। मतलब सबसे पहले ये एज अ स्लेव, एज अ सोल्जर काफी अच्छी पोजीशन पे भी इन सारी डायनेस्टी में, इन सारे कैलिफेट्स के साथ इन्वॉल्व हुए। एंड आफ्टर दैट इन्होंने अपना खुद का एक डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। सो यहाँ से हुआ बेसिकली द राइज ऑफ सल्तनेट्स। सल्तनेट की अगर बात करें तो गजनवी सल्तनत जो थी वो स्टैब्लिश हुई बाय अल्पतजिन in 961 AD and consolidated by महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, तो एस्टैब्लिश किसने किया था गजनवी सल्तनत को? अल्पतजिन ने। लेकिन इसको कंसोलिडेट किसने किया था? जो ये फैला है वो है महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, और टाइम पीरियड था 998 एंड 1030 AD का टाइम। ठीक है, इनकी सेंट्रल पावर जो थी वो खुरासान एंड अफगानिस्तान का एरिया है। एंड जब इनका अपराइजिंग हुआ या जब ये एस्टैब्लिश हुए तो जितने भी कैलिफ थे या छोटी छोटी माइनर डायनेस्टीज थी या अब्बासीद कैलिफेट अगर कोई बचे हुए थे, या जो कैलिफ का कॉन्सेप्ट चल रहा था जो कि अब इतने पावरफुल नहीं थे, तो इन्होंने गजनवी सुल्तानेट को ही सपोर्ट किया, उसी को ज्वाइन किया। क्योंकि अब वो जो शियत पावर थी जैसे कि फातिमीज एंड बोइज, तो उनको खत्म करना चाहते थे, उनको काउंटर वेट की वजह से इन्होंने सुन्नी गजनवीज को सपोर्ट किया। यहाँ से हमें देखने को मिला है सल्जूक टर्क्स का एंटर तुरान में एज अ सोल्जर इन आर्मीज ऑफ समानीज एंड करखनीज, जो कि अपने आप को बाद में एक पावरफुल ग्रुप बना लेते हैं और स्टैब्लिश करते हैं अपनी ही लीडरशिप में, अपनी ही डायनेस्टी। कौन इसका लीडर होता है, कौन इनको लीड करता है? दो ब्रदर्स हैं, चोगरीज एंड चागरी बे। तो जो सल्जूक टर्क्स है या जो सल्जूक एम्पायर हमने अपनी हिस्ट्री में देखा है वो इनसे स्टैब्लिश हुआ है। सल्जूक्स खुरासान को कैप्चर कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं इन 1037 AD एंड निशापुर को अपना कैपिटल बना लेते हैं। निशापुर प्रेजेंट ईरान। उनका नेक्स्ट अटेंशन जो होता है वो वेस्टर्न पर्शिया और इराक पे होता है, जहाँ पर बुल्स रूल करते हैं, और ये फाइनली इसको भी रिस्टोर कर देते हैं, बगदाद को कैप्चर कर लेते हैं इन 1055 AD एंड वहाँ पर सुन्नी रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर अभी ये शियत क्लैन रूल कर रही थी, तो यहाँ पर सल्जूक्स इसको कैप्चर कर लेते हैं। एंड जो कैलिफ होते हैं अलकाइम, वो तुगरिक बे को टाइटल देते हैं सुल्तान का, जिससे एक सेपरेशन होती है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। मतलब अभी तक जो कैलिफेट का कॉन्सेप्ट चल रहा था वो पॉलिटिकल अथॉरिटी भी देख रहे थे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी सेम थे। मतलब इतना ज्यादा फाइन वे में हम नहीं कह सकते कि हमारी कोई भी डायनेस्टी रूल कर रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी लोकेशन को या अपनी सोसाइटी को देखती थी। लेकिन अब जो सुल्तान का टाइटल हुआ है, जो सल्तनत स्टैब्लिश हुई है, उसमें रिलीजियस एंड पॉलिटिकल दोनों ही अथॉरिटी को सेपरेट किया गया। ठीक है, रिलीजियस अथॉरिटी जिसके अंडर होगी वो उसको देखेगा, एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी जिसके अंडर होगी वो उसी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा एक्सपेंशन होगा, ज्यादा डेवलपमेंट होगी ना। जो तुगरील बे होते हैं वो सक्सीड करते हैं बाय हिज नेफ्यू, उनका नाम होता है अल्प अरसलान। अल्प अरसलान के रेंज में सल्जूक एम्पायर काफी एक्सपैंड करती है और वो अनातोलिया तक पहुंच जाती है, प्रेजेंट डे टर्की। सो आई थिंक इट्स इनफ। काफी ज्यादा हमने डायनेस्टी देख ली, एम्पायर देख लिए, सुल्तान भी एक साथ देख लिए, तो काफी ज्यादा आपको आई थिंक कंफ्यूजन हो रहा होगा। बट डोंट वरी, आप वीडियो दोबारा देखो, अच्छे से समझ में आएगा। और अगर तभी भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में इनको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, सो तभी मैंने अभी यहाँ स्टॉप कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि क्रूसेड हमारा एक अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा इससे अलग हो जाएगा या डीप हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैं। If you like this video, don't forget to like, share it to your friends, subscribe and press the bell icon. Thank you so much. Goodbye.